हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में कई बार न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में आर्टिकल्स होते हैं और अलग अलग मीडियम के थ्रू आपको इनके बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आइए इस मिस्ट्री को रिवील करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट। एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं। एग्जाम्पल है, देयर इज ए कंपनी कॉल्ड माई एजुकेशन लिमिटेड। माई एजुकेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। उस कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है। तो पब्लिक इशू आप जानते हैं कि जब भी किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो आइदर आईपीओ या एफपीओ। आईपीओ विच स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड एफपीओ विच स्टैंड्स फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो जब किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो उसको यह डिसाइड करना होता है कि शेयर्स की प्राइस क्या रखी जाए। दैट मींस कंपनी किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू करने वाली है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कंपनी के पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड प्राइस इशू एंड सेकेंड वन इज बुक बिल्डिंग इशू। अब ये बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है? अगर आपने किसी भी कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को देखा हो तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में कभी भी प्राइस एंड क्वांटम ये मेंशन नहीं होती और बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वी विल डिटरमाइन द फाइनल प्राइस ऑफ द शेयर्स। इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर फिक्स प्राइस इशू किसी कंपनी का आ रहा है तो इन दैट केस कंपनी पहले ही प्राइस डिसाइड कर लेती है कि किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू करने वाली है। लेकिन जब हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग इशू की, तो बुक बिल्डिंग में कंपनी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू होगा। तो अब प्राइस डिसाइड कैसे करें? तो प्राइस डिसाइड करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसी मैकेनिज्म को बोलते हैं द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए कंपनी को जरूरत पड़ती है लीड मर्चेंट बैंकर की, जिसे बुक रनर मैनेजर भी कहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं, दे ऑल आर वर्किंग इन इंडिया एज मर्चेंट बैंकर्स। ये मर्चेंट बैंकर्स जिस कंपनी का पब्लिक इशू आता है उस कंपनी की पूरी स्टडी कर कर एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। सो द वर्ड इज प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस कंपनी का शेयर मिनिमम कितने प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है और मैक्सिमम किस प्राइस पे अवेलेबल होगा। तो मान लीजिए कि लीड मर्चेंट बैंकर ने या लीड बुक रनर मैनेजर ने जो प्राइस डिसाइड किया है दैट इज बिटवीन 180 टू 200। तो 180 रुपए से लेकर 200 के बीच में शेयर्स का प्राइस डिसाइड हुआ है। तो जो मिनिमम प्राइस डिसाइड हुआ है, इस मिनिमम प्राइस को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। जो मिनिमम प्राइस डिसाइड किया है इसे हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो मैक्सिमम प्राइस डिसाइड हुआ है इसे कहते हैं कैप प्राइस। दैट मींस कि जो भी शेयर का फाइनल प्राइस होगा वो फाइनल प्राइस इस 180 और 200 के बीच में होगा। साथ ही साथ यहां पे एक टिक साइज भी डिसाइड किया गया है। टिक साइज, इसका क्या मीनिंग है सर? देखिए, टिक साइज जो है दैट इज ₹5। इसका ये मीनिंग है कि अगर शेयर का प्राइस चेंज होगा तो 180 टू 185 होगा, 185 टू 190 होगा, 190 टू 195 होगा एंड 195 टू 200 होगा। सो इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि शेयर का प्राइस 180 से 181 नहीं होगा, क्योंकि जो टिक साइज है दैट इज ₹5। तो 5 रुपए से कम शेयर के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब कंपनी का पब्लिक इशू मिनिमम 3 डेज के लिए एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन होता है और पब्लिक को पूरा ऑप्शन दिया गया है कि ये प्राइस बैंड है और आपको ये डिसाइड करना है कि आप कंपनी के शेयर के लिए मैक्सिमम कितना प्राइस ऑफर कर सकते हैं। तो ये प्राइस यहां पूरा का पूरा डिसाइड किया गया है और ये हमने देखा कि ये फ्लोर प्राइस है एंड 200 इज कैप प्राइस। अब देखते हैं कि फाइनल प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मिनिमम 3 डेज के लिए एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए पब्लिक इशू ओपन होता है। अब जरा ये देखते हैं कि कितने प्राइस पे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। तो 180 रुपीज पर 1 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। 185 पर 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं
190 पर 3 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, 195 पे 1,75,000 एप्लीकेशंस आई हैं एंड 200 पे 1,90,000 एप्लीकेशंस आई हैं। इसका तो रिजल्ट ये हुआ कि जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस आई हैं वो किस प्राइस पे आई हैं, वो 190 रुपीज पर मैक्सिमम एप्लीकेशंस आई हैं। क्योंकि 190 रुपीज पर मैक्सिमम एप्लीकेशन आई है तो दिस विल बी दी कट ऑफ प्राइस। जिस प्राइस पे मैक्सिमम एप्लीकेशन आए उस प्राइस को हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस। इसी कट ऑफ प्राइस पे कंपनी के शेयर इन्वेस्टर्स को इशू किए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने 180 रुपीज पर बिडिंग की थी, यस, शेयर्स के लिए बिडिंग होती है लॉट्स में। लॉट कंपनी डिसाइड करती है कि मिनिमम कितने लॉट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, यानी कि 15 शेयर, 16 शेयर, 17 शेयर, 18 शेयर, ये सारा लॉट कंपनी डिसाइड करती है। देखिए, अब जिन इन्वेस्टर्स ने 180 रुपीज पर बिडिंग की थी उन 1 लाख इन्वेस्टर्स को शेयर नहीं मिल सकता अनलेस एंड अनटिल वो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी ना हो। जिन इन्वेस्टर्स ने 185 पे एप्लीकेशन दी थी इन्हें भी शेयर्स मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इन्होंने कम प्राइस पे बिडिंग की थी। जिन इन्वेस्टर्स ने 190 रुपीज पे बिडिंग की थी इन्हें कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी। जिन इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा प्राइस पे बिडिंग की थी उन्हें भी शेयर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें 5 रुपीज रिटर्न भी होंगे क्योंकि शेयर का प्राइस फाइनल कितना हुआ है 190। और जिन इन्वेस्टर्स ने 200 रुपीज में एप्लीकेशन सबमिट की थी उन्हें भी शेयर्स इश्यू हो जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें 10 रुपीज रिटर्न भी हो जाएंगे। तो देखना हमें यह होता है कि किस प्राइस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की या एप्लीकेशंस आई हैं। जिस प्राइस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी वो प्राइस कंपनी फाइनल कर लेगी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। ये डिसाइड कब होता है? ये डिसाइड तब होता है जब पब्लिक इशू ओपन रहता है। तो डेली डेटा कंपनी को रिसीव होते हैं कि किस प्राइस पे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और जिस प्राइस पे मैक्सिमम एप्लीकेशंस आती हैं वो प्राइस फाइनल हो जाता है बुक बिल्डिंग के थ्रू। तो इस तरह हमने प्राइस को फाइनलाइज कर लिया किसी पब्लिक इशू में। तो इसे ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस का नाम दिया गया है जिसका ऑल्टरनेट नाम है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। Stay tuned for more videos. Thank you so much.